बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है और एक नेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ है, अफगान मसले के हवाले से भी और पाकिस्तान के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है वो भी जारी है, उसके ऊपर भी हम किसी वक्त पूरा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, सियासी हालात हैं, उसके अंदर भी जिसको कि हम तकरीबन रोज जेर बहस लाते हैं, लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कल उन्होंने बलूचिस्तान में कुछ नए जो उनकी जमात में शामिल होने वाले लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर साबिक रहनुमा जो थे, उनको अपनी जमात में शामिल किया। उस मौके पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत आ रही है। आज वो ये कहते हैं कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो गई है और अब जल्दी जो है वो इंतखाबात करीब हैं और आने वाले हैं, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आज अपोजिशन जमातों को जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि अभी भी आपकी ऑफर मौजूद है पीडीएम के लिए, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि पीडीएम के अंदर की जो जमातें हैं, उम्मीद है कि अब वो तरीकाकार इख्तियार करेंगी जिसके लिए वो उनको मजबूर कर रहे थे। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। क्या एतमाद है, क्यों एतमाद है, ये एक अहम सवाल है जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और उनका जो अंदाज है उनके अंदर आ गया। लेकिन उससे पहले कि इस पे बात करें, मैं चाहती हूं कि बिलावल साहब ने जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की है वो जरा सुन लें और उसके बाद फिर बात करते हैं। इलेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपोजिशन सीरियस है। अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुजदार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी ना माजी में ना इंशाल्लाह ताला कल पे किसी इशारा पे चलेगा। सनाउल्लाह ज़ेरी साहब जब तक वो नून लीग में था वो उनके इनकलाब को बलोचिस्तान में लीड कर रहा था। जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। कुछ महीनों बाद हम वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे साथ नहीं हो सका अब हमारे बगैर हो सकेगा। इस्लामाबाद में धरना भी देंगे, इमरान खान को गा के भी दिखाएंगे। क्या ये ऑफर अभी तक मौजूद है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, और क्या अपोजिशन अभी भी ये कर सकती है या ये ट्रेन मिस हो चुकी है? इसके ऊपर हम जरूर आज बात करेंगे। और कितनी सीरियस ऑफर है ये अपोजिशन को, ये पीडीएम को, बिलावल साहब की जानिब से, इस पर बात करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान के बाद पीपल्स पार्टी का पंजाब प्लान क्या है? आपने हाल ही में सुना है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो क्या पंजाब के अंदर भी कोई सरप्राइज पीपल्स पार्टी दे सकती है? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। तवील वक्फे के बाद कल पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है जिसमें मियां नवाज शरीफ लंदन से, मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान से जो है वो ज्वाइन करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और पीडीएम की जो बकिया 8 जमातें हैं वो सर जोड़ के बैठेंगी। क्या लाएअमल होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक तवील अरसे के बाद मुतहरिक हुए हैं दोबारा से पीडीएम के अंदर और मरियम साहिबा आउट हो गई हैं। ये इन और आउट के बाद चूंकि मुजाहमत और मुफाहमत का एक बयानिया चल रहा था, तो अब क्या शहबाज साहब के पीडीएम में आने के बाद, चूंकि आज जो खबरें आ रही हैं वो ये कहते हैं कि तहरीक जो है वो जारी रहेगी, तो वो तहरीक कहां, कब, कैसे जारी रहेगी और क्या मुख्तलिफ ऑप्शंस भी उसके अंदर आएंगे? इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मोहतरम जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं और शायद अभी कोविड पॉजिटिव भी हैं। सर, आप पॉजिटिव जरूर हों लेकिन अल्लाह करे आप कोविड नेगेटिव हो जाए जल्द अज जल्द। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सबसे पहले कायरा साहब आपके पास आते हैं। जो बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू की है, उनका जो एतमाद है कि अगली हुकूमत भी हमारी है और वो ये कहते हैं कि जल्द इंतखाबात भी होने वाले हैं, हुकूमत भी गैर मुस्तहकम है। पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हुकूमत गैर मुस्तहकम है? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो वलीद साहब के लिए नेक ख्वाहिशात, अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब हो और पाकिस्तान के बाकी लोग भी इस अजाब से जान छुड़ाएं, अल्लाह उनकी जान छूटे, उनके लिए दुआ गो हूं। रही बात बिलावल साहब की कि उन्होंने जो इस हुकूमत के बारे में कहा, किसी हुकूमत की स्टेबिलिटी के चंद बेसिक फिगर्स होते हैं ना, कि अगर लोग उनसे मुतमैन हो तो हुकूमत स्टेबल होती है, अगर उनके इत्तेहादी उनसे मुतमैन हो तो हुकूमत स्टेबल होती है,
अगर मुल्क के अंदर जो खारजा पॉलिसी है वो बेहतर हो तो हालात बेहतर होते हैं, हुकूमत इस्तेकाम में होती है। जितने दावे इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट ने किए थे और बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, आज वो दावे पिटे हुए हैं। आज पाकिस्तान के लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जितने कार्टल्स को तोड़ने का, वो अद्वियात का, वो चीनी का, वो गैस का, वो बिजली का, वो जो भी कार्टल्स थे, तेल का, उन कार्टल्स को तोड़ने के दावे किए गए थे, वो धरे के धरे रह गए। जितने पैसे वापस लाने का और एहतसाब का दावा था वो खत्म हुआ। लेकिन कायर साहब इसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाते हैं, आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाते हैं, सियालकोट के अंदर इलेक्शन जीतते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ देखिए उसमें हुआ क्या। पहले नंबर पे जब हम पीडीएम में थे, सब लोग इकट्ठे थे, अपोजिशन का इकट्ठ पैरल बहुत जरूरी होता है, वरना तो हुकूमत को सांस मिल जाता है। तो जिस वक्त हम इकट्ठे थे तो हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई थी और हम जीत रहे थे और हुकूमत एट रन थी। आज पीडीएम में जब फूट पड़ गई, पीडीएम आपस में अलग हुई, तो उसके नतीजे में नेचुरली हुकूमत को फायदा हुआ। हम अगर पीडीएम इकट्ठी होती तो पहली बात तो यह है कि इनकी हुकूमत आज तक खत्म हो चुकी होती। अगर न भी होती तो कश्मीर के अंदर 4 से ज्यादा सीटें ना होती इनकी, और सियालकोट की सीट भी ये किसी सूरत ना जीत सकते। यानी आपको लगता है कि कोई धांधली नहीं हुई, कोई मैनेजमेंट नहीं हुई। कायरा साहब इसका तो मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि कोई वो अपनी जगह है, वो सारा कुछ हुआ है, वो सारा कुछ भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एक तासर है ना, लोगों को एक तासर था कि जी सारे ये हुकूमत अपोजिशन इकट्ठी और इस हुकूमत का चलता कर देगी। तो ये मेरा ख्याल है, हो सकता है ये दुरुस्त हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे दानिश में ये है। तो उसकी वजह भी एक बनी है कि आज हुकूमत अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल महसूस कर रही है। यहाँ पे अफगानिस्तान की कौंसलाट की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, इत्तेहादियों का हालात भी आपके सामने है। तो ये हमारी दानिश में इस हुकूमत का अब ये जो सिंध पे हमलावर होने की कोशिश है वजीर आजम की, मैं पीटीआई को बिल्कुल नहीं रोकता, पीटीआई का हक है, हर जमात जाके मुल्क के हर कोने में जाए, उनका हक है। लेकिन अगर वजीर आजम पाकिस्तान किसी एक सूबाई हुकूमत के ऊपर हमलावर होते हैं तो उसका मतलब है कि आप चीजों की तवज्जो किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। अच्छा कायरा साहब, और वो भी इस बात का गमाज है। हाँ, अच्छा मुसद्दिक साहब, जो कायरा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन का कट होता, अगर वो जुड़ी हुई होती, अगर वो मुत्तहिद होती, तो आप फारिग कर सकते थे हुकूमत को, जो कि नहीं किया। जिम्मेदारी हम बहुत बात करते रहे, जिम्मेदारी किस पे है, लेकिन क्या नून पे जिम्मेदारी नहीं है? मेरा ख्याल है मुझे कुछ इससे इख्तलाफ नहीं है। कायरा साहब मेरे भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं, लीडर भी हैं, जो वो कहते हैं ठीक कह रहे हैं, इकट्ठ होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए, एक लेजिटिमेट इकट्ठ होना चाहिए जिसके अंदर सस्पिशंस ना हो, जिसके अंदर गलत फहमियां ना हो। तो वो अगर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है तो वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए दोनों पार्टीज को उस ट्रूली कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमारा किन 2-3 बातों पे उनको ये है, उनके गुमान में ये है कि हम ये चाहते थे कि धरना हो, हम ये चाहते थे कि रेजिग्नेशन दिए जाए। बिल्कुल बात ठीक है उनकी, हम चाहते थे, और वो ये गुमान करते हैं कि उनके बगैर मुश्किल है या नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है मगर मुश्किल जरूर है, ये बात ठीक है, ये भी बात उनकी ठीक है, मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन कहते तहरीके अदम एतमाद क्यों नहीं लाते आप? पंजाब के अंदर आपके पास नंबर जी बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। हमारे पास 57 ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, 57, और ये मैं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर वो कैमरे पकड़े गए, वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब उनके हम नवा हैं, पार्टी के लीडर हैं, मुतहर्रिक हैं, उन्होंने और मैंने मिलके कैमरे पकड़े। यानी इससे बड़ी आपको क्या सबूत चाहिए धांधली तो आप ये कहते हैं सेनेट के अंदर तहरीके अदम एतमाद? मैं ये चाहता नहीं, मैं पूरा बात जरा मुकम्मल कर लूं। यानी इससे बड़ी क्या तजलील हो सकती है जमहूरियत की कि 100 लोग जो सारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो भी इलेक्शन फेयर ना हो सके पार्लियामान के फ्लोर पे, और वहां पे कैमरे पकड़े जाएं, और उसके बाद जो इल्हाक बने, उस इल्हाक के तहत 57 वोट्स ऑपोजिशन, इस वक्त 57 के करीब लोग जो हैं वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, और वो जो बाकी बचते हैं 43, 44 मुझे नहीं मालूम कितने, वो बैठते हैं हुकूमत के साथ। लेकिन इसके बावजूद
ہم تکنیکی نکات تو ضرور اٹھاتے ہیں کہ جی وہ ہائی کورٹ میں ہے، وہ سب جوڈیس، ویسے تو وہ بھی اب ختم ہو گیا میرے خیال میں، ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم سینٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، ادھر نہ آؤ، ادھر آؤ جہاں پہ ہماری میجورٹی نہیں مگر بن سکتی ہے، اور میں قاہرہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اکٹھ ہو، اتحاد ہو تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہماری میجورٹی ہے، ہمارے پاس 57 ممبرز ہیں، 30 سم آڈ ممبرز، 35 37 جتنے بھی تھے، جو 32 شاید ہمارے پاس تھے، 34 5 ان کے پاس تھے، قاہرہ صاحب کے پاس تھے، کل ملا کے 57 ممبرز ہیں، اور چیئرمین سینٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے تحت وہ کمیٹی ہے جس نے وہ کیمروں کی تحقیق کرنی تھی، جس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کہاں ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حکومت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے نا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، سینٹ کے الیکشن سے حکومت تو نہیں جاتی۔ نہیں، اگر سینٹ کے الیکشن میں اتنی اس طرح کی شکست ہو تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت زیادہ مضبوط ہو جائے گی یا اتنی ہی مضبوط رہے گی؟ یہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو یہی چیز پنجاب کے اندر جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم میجورٹی بنا سکتے ہیں وہاں پہ اگر گڈ کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بات جہاں سے جھگڑا شروع ہوا، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ ممبران ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں بھی نہیں، یہ MLA کا ایک قانون آیا، اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میوچل اگر باہر کا کوئی ملک ہم سے مانگے تو صرف انٹیریئر سیکرٹری کے ایک کاغذ پہ لکھ دینے سے ہم لوگوں کی جائیداد جو ہے منجمد کر سکتے ہیں، منجمد نہیں، ہم جائیداد لے سکتے ہیں، ہم ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر سکتے ہیں اور ان کو بغیر نوٹس کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ قانون پاس ہوا ہے اسی اسمبلی میں جس میں ہم 57 ممبران اسی سینٹ کے فلور پہ پاس ہوا ہے۔ اچھا نہیں ہے اگر واقعی، اور ہمیں یہی خطرہ تھا کہ یہ اصل میں جو ہماری 57 کی عددی میجورٹی ہے جو ہم کہتے تھے، یہ اصل میں ہے نہیں، تو جہاں پہ عددی میجورٹی ہے، کیونکہ یہ کلیم ہے پیپلز پارٹی کا بھی اور ہمارا بھی۔ اس کے بعد سینٹر صاحب کے پاس جاؤں، ولید اقبال صاحب، یہ بات تو درست ہے، وہ کہہ رہے کہ سینٹ کے اندر آپ کے پاس شارٹ ایک میجورٹی ہے، اس کو آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، بلڈ ہو جائے گا، وہیں سے جھگڑا شروع ہوا تھا، کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا، پھر آگے بڑھ پڑیں گے دوبارہ۔ دوسرا، بلوچستان سے سیاسی تبدیلی کا آغاز ہوا ہے سر، وہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب شاید گڈ بکس میں ہے، اس کی وجہ سے سیاسی تبدیلی آئی، مطلب سیاسی لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیے آسما، گزارش یہ ہے کہ اگر لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر لوگ PTI کے ساتھ جائیں تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آئیں تو پھر کوئی معاملات طے ہو گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ عجیب سا انالیسز ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے سینٹ کے ایشوز پہ بالکل ملک صاحب درست فرما رہے ہیں، 26 سیٹیں ان کے پاس ہیں جو مسلم لیگ اور ان کے اتحادی ہیں، اور کوئی 30 سیٹیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں باقی جماعتیں ملا کے، تو اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی 56-57 ووٹ ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور اگر کسی خاص موقع پہ کوئی لیجسلیشن ڈیفیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت کے سینیٹرز کتنی تعداد میں وہاں موجود تھے، کیا سارے سینیٹرز کو انوالو کیا گیا تھا اور موجود تھے، اور اگر کوئی جماعت اس میں ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے، کیونکہ تو نمبر سامنے آ جائے گا حاضری سے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، وہ واحد وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کی طرف جایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں جایا جا سکتا، جانا چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے جب سینٹ کا بھی وجود بنا ہی تھا اور سینٹ کے اندر ہمارا ڈاکہ ڈال کے ہمارا چیئرمینی کا الیکشن چھینا گیا، بلا شبہ اگر سینٹ کا الیکشن، سینٹ میں چیئرمین ہمارا آ جائے تو حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، بہت بڑا، لیکن یہ حکومت گرے گی نہیں اس سے۔ ہاں، ہم جب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت گر سکتی ہے تو ہمیں کہا گیا کہ نمبر بتا دے، اور آج نمبر آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ آئیے بیٹھ کے اس پہ بات تو کر لیں، بات کریں گے تو ہم آپ کو نمبر بھی بتا دیں گے، وہ لوگ بھی ملا دیں گے۔ آپ ہم سے زیادہ بڑی جماعت ہے، طاقتور ہیں لوگ، آپ سے بھی زیادہ رابطے کر رہے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن جب مریم بی بی نے بھی کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں میرا پاس ہو تو میں اس کو 5 سال چلنے دوں، شاید خاقان صاحب نے تو باقاعدہ کہا، ٹویٹ کر کے کہا، وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ بھی عدم اعتماد پنجاب میں نہیں کیا، ہم جہانگیر ترین کے کہنے پہ بھی نہیں کریں گے۔ رانا تنویر صاحب موجود ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، کئی پروگرامز کے اندر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں تو سوٹ کرتی ہے پنجاب حکومت، ہم اس کو کیوں ہٹائیں۔ اسی طرح جو سپوکس مین ہیں مریم بی بی کے اور میاں نواز شریف کے زبیر عمر صاحب، انہوں نے کئی پروگراموں میں کہا
کہ ہمیں تو یہ حکومت سوٹ کرتی ہے, ہم تو اس کو نہیں ہٹانا چاہتے. تو یہ ایک چلے اب یہ اس کو دور کرنا چاہیے اور حکومت گرانے کا عمل پنجاب سے آسانی سے شروع ہو ایک منٹ سکتا ہے. میں وائنڈ اپ اس کو کرے تو میں بالکل اس سے آپ کو جو عدم اعتماد کی جو میں بات کر رہا ہوں, جس کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے, وہ آپ کے سامنے آیا ہو گئی ہم دونوں کی گفتگو سے. اب میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. جس دن حکومت ووٹ آف کانفیڈنس لے رہی تھی اس دن مجھے معلوم ہے کہ دوپہر میں ہم نے پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کیا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 6 ووٹ ہیں, کل اعتماد کا جو ووٹ ہونا ہے, تو آپ بھی تھوڑی سی موبلائزیشن کیجئے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ حکومت ہی کو الٹا دیتے ہیں. کل اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا تو حکومت الٹ جاتی. پنجاب میں تو پنجاب کی حکومت بنے گی نا. تو یہ تو وہ موقع تھا جس میں ہم 6 لوگ ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ ایسا کیجئے, وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ الٹ سکتی ہے, یہ الٹ رہی ہے, تو ایسا کرتے ہیں وفاق کی حکومت الٹا دیتے ہیں, جس پہ پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دونوں کے اپنے اپنے مقدمے ہیں. ہم غالباً انٹرسٹڈ, جی یہ میں نے کئی پروگرامز پہ کہا ہے. جی بالکل, شاید جو چیز قاہرہ صاحب یہ بتا دیں, پھر میں سینٹر صاحب جو مسکرا رہے ہیں آپ کی باتوں پہ. میں گزارش کروں, میری گزارش سنیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بات کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے, میری جماعت کے جن لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا ذرا مجھے ان کا نام دیں, میں وقفے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا بات ہوئی اور کیا حقائق تھے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. نام دے دیں جی لے لیجئے. ایس ایم ایس کریں گے یا آن ایئر؟ جی میں ان کو ایس ایم ایس نہیں آن ایئر بھی بتا دیں. کیا میں تو لگا تھا بتانے, آپ درمیان میں بولی تو میں رک گیا. نہیں آپ بتا دیں, اس میں کون سی بات ہے, بتا دیں. میں تو آن ایئر ہی نام لینے لگا تھا, لیکن چلیے میں اب ایس ایم ایس کرتا ہوں. نہیں آپ بتائیے. میں بھی کرتا ہوں, قاہرہ صاحب کا نمبر ہے, میں ان کو کرتا ہوں, وقفے میں پتا کریں. ایس ایم ایس پڑھ کے ہم بتا دیں گے پروگرام کے لیے. لیکن سینیٹر صاحب, ولید اقبال صاحب, آپ کی حکومت کسی بھی وقت جا سکتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات ایسے تو نہیں کہی, غیر مستحکم حکومت کیسے کہہ رہے ہیں وہ؟ ایسے ہی کہی ہے جی. مجھے امید ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو. جی سر, آپ سب سے پہلے آپ کا بھی اور باقی مہمانوں کا بھی نیک تمناؤں کا شکریہ. میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دعا گو ہوں جلد صحت یاب سب پاکستان کو بھی, اس سے جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا. جی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے ایسے ہی کہا ہے, اپنی خوش فہمی اور خود فریبی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اور میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں اتنا سارا ٹائم اس پروگرام میں اس موضوع کو نہ دیتا, کیونکہ زیادہ اس اہم موضوع ہے. یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اور میں اگر آپ اجازت دیں تو مرزا غالب کا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے جی؟ جی بالکل سر. شعر کو وہ ہے کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اچھا, اب یہ اس کا پہلا مصرع ہم پڑھ رہے تھے بریک سے پہلے, ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہاں جی, یہ آخری شعر ہے اسی غزل کا. یہ کس کے لیے ہے ویسے, ڈبویا مجھ کو ہونے نے کس جماعت کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فٹ آتا ہے؟ میں نے تو یہ والا شعر پڑھا ہی نہیں, میں نے تو پڑھا ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. کہ مصدق صاحب بھی اس طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ 6 ووٹ ان سے ہم نے اکٹھے کر لیے تھے, ہم نے ان کو فون کیا, اگر وہ آ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. میں تو یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 1 اگست 2019 کو اس وقت ابھی سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا تھا, اور اس وقت 64 اور 36 کا جو تھا بیلنس تھا اپوزیشن کے حق میں سینٹ میں جی, اور 36 جو حکومت اور اس کی حلیف وہ ہے وہ 36 ان کے پاس ووٹس تھے. اس وقت بھی عدم اعتماد جو تھا سینٹ چیئرمین کے خلاف جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب امیدوار بن کے آئے اور صادق سنجرانی صاحب سامنے امیدوار تھے, تو میں نے تو اپنا ووٹ ضائع نہیں کیا. وہ ان 7 یا 8 جتنے لوگوں نے ووٹ ضائع کیے ہیں اپنے, انہوں نے جان بوجھ کے ووٹ کو اگر لگایا تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. کوئی اپنا ووٹ اگر نہیں دینا چاہتا یا ضائع کرنا چاہتا ہے, اور وہ سینٹ کے اپنا ایوان بالا کے اپر ہاؤس کے ممبرز ہیں, تو جب اس طرح کی آپ کے سامنے کارکردگی ہو اپوزیشن کی, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ 2023 کا تو اب 2 سال رہ گئے, 2 سال تو یوں گزرتے ہیں. یہ فیصلہ کریں اس پروگرام میں بھی. کچھ آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتا ہے, خود بھی لڑنا ہے کہ اگلا الیکشن لڑنا ہے, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں. ابھی تک تو کچھ یہ محلاتی سازشوں والا ٹائم 58(2)B وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ جیسے آپ اعتماد کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان سے نہیں ہوئے گا. اچھا چلے, اب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب یہ پی ڈی ایم کل جب سر جوڑ کے بیٹھے گی تو پی ڈی ایم کیا سر جوڑے گی, ان کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو وہ نکالیں گے اپنی پوٹلی میں سے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ معجزہ ہو جائے گا. اور پھر
हुकूमत, क्या वाकई पीपल्स पार्टी जो है उसकी कहीं सुरताल है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ये जो मुसद्दिक साहब बात हो रही थी, आपका जो भी प्लान्स हैं अपोजिशन का, तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हुकूमत को तब्दील करें। हुकूमत आपसे तब्दील नहीं हो रही, ये बात तय है। अब आपके पास पीडीएम की जो बाकी 8 जमातें हैं उनका लाएमल क्या होगा? मेरा ख्याल है वो मुसलसल जो ऑपोजिशन का हक है, फर्ज है, वही होगा। मसलन अभी कायरा साहब ने प्रोग्राम के इब्तदाइये में जिक्र किया उस गुर्बत का या महंगाई की शरह का जो सब लोगों को हिट कर रही है। कोई शख्स जो ये टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा है जो 40-50 हजार रुपए या 60 हजार रुपए कमाता है, उनसे पूछें कि वो बिजली का बिल देते हैं तो माँ बाप की दवा ला सकते हैं। अगर जवाब हाँ है तो ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। फिर भी है, लेकिन मैं आपको मेटाफोरिकली कह रहा हूं कि कम जरूरत है। ऑपोजिशन का तो फिर भी काम है कि अवामी मुफाद के अंदर हर बिल को क्रिटिकल अप्रेजल करे और कहे कि नहीं ये बात ठीक नहीं, ये इस तरह बेहतर हो सकती है। इस वजह से हम अपना काम तो करते चले जाएंगे। अगर ये मसाइब हैं, चाहे वो चीनी की कीमत हो, आटे की कीमत हो, नाम दवाइयों आपने की वैसे ब्रेक कीमत में हो, बता दिया है अभी कायरा साहब से पूछिएगा। कायरा साहब की वो है जिनको आपने ऑफर किया था कि 6 लोग हैं और कायरा उसमें जा साहब सकती वो है, अब आप confidence। मैं तो इस वजह से चाहता हूं कि मैंने तो पहले कहा है कि अगर हमें पीडीएम में रह के और कायरा साहब को पीपल्स पार्टी में रह के अगर हमें फिर भी एतमाद को बिल्ड करना है तो वो एतमाद बिल्ड करने से ही होगा, एतमाद तोड़ने से नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी, वो भी मुझे बातें बताते, मैं भी उनको बातें बताता हूँ। तो मकसद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3-4 चीजें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ बदजनी पैदा हुई है थोड़ी ठीक बात सी, है, उसको तो ठीक वो दूर हो सकती वो है। दूर हो सकती है, वो दूर होगी। मसन अगर वो उन्होंने तो रिजाइन किया हुआ है ठीक और बात हम भी ना कुछ नाराज हैं, वो भी कुछ नाराज हैं। हाँ। मसला ये नहीं कि आज हम पीडीएम दोबारा बना देते हैं। मसला ये है कि अगर हमें आपस में मिलके भी ऑपोजिशन का रोल था, एक पीडीएम तो फोरम नहीं है। हाँ। पीपल्स हम रोज बिल पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर हम बैठते हैं, बिल्स को ये अपोज वैसे करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो कि जोड़ती हैं। हम डार साहब को लाइक इट और नॉट, डार साहब होते थे वो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के बीच में ब्रिज का किरदार अदा करते थे। खुर्शीद शाह साहब जो कि पिछले 2 साल से जो है वो जेल के अंदर है। बाय द वे वो सिर्फ वाहिद इस वक्त पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं जो कि जेल के अंदर हैं। मुझे और अगर कोई है तो मुझे बता दे, मेरे जहन में तो नहीं आ रहा। तो क्या आपको लगता है कि इन इस शख्सियात वक्त तो एक ही है जी, तो इनकी कमी जी खुर्शीद शाह साहब का कसूर भी समझ नहीं आ रहा और कमी भी आपको नजर आ रही है। सिर्फ ये नहीं कि अपोजिशन को जोड़ते हैं, वो ओवरऑल माहौल को ठीक रखने के लिए भी ऐसे तजुर्बाकार लोग जो होते हैं वो एक गनीमत होते हैं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब का पता नहीं उनसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है, यानी नैब उनका केस नहीं चला पा रही, उनके ऊपर रेफरेंसेस फाइल नहीं कर पा रही, उनका फाइनल रेफरेंस नहीं अभी तक हुआ। अभी भी नैब वाले डेटे ले रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों से, पता नहीं 20-20, 25-25 दिन की, कि हम सप्लीमेंट्री चालान देना चाहते, 2 साल होने को है। और अगर अदालत में जाते हैं कि जनाब अदालत हमें इस वक्त जो हुकूमती यलगार है नैब के जरिए उससे बचाए, तो जब तक आप देखें ना 2 साल से वो जेल में बैठे हैं, कस्टडी में, 3 महीने वो नैब के पास रहे, नैब के सेल में रहे, और उसके ऊपर अगर ये जजमेंट आ जाए या कोर्ट के अदालत के फैसले में ये आए कि वो बंदा वो जो है सब जेल में क्यों है और वहां बड़ा कंफर्टेबल है, इसका मतलब यह है कि उसको जेल में अजियत में होना चाहिए था। तो 2 साल वो तो कायरा साहब वैसे जब अब ये मौजूद से हट जाऊंगी, मगर एक बात कहते हुए आपकी जमात ने सर क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी उनके लिए नहीं की है? सर आपकी जमात ने क्या किया है? वो भी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तो अदालत के पास गए कि हुजूरे वाला अगर तो गुनाह है, अगर अदालत में साबित हो गया, मेरे खिलाफ कोई फैसला आ गया, तो बिल्कुल जो भी सजा होगी भुगतेंगे। लेकिन अगर कल यही अदालत उनको बेगुनाह करार दे देती है तो फिर कौन होगा जो उसकी उस सजा का उसको जो उसका फैसला करेगा कि उनको किस बात की सजा मिलेगी? बहरहाल अब ये मामला मुझे तो चूंकि हैरानगी सुप्रीम है कोर्ट में सर सब जुडिस है, इसके ऊपर शाह साहब के जी यार ठीक है सुप्रीम कोर्ट में है, ये बड़ा मामला हो एहतराम सकता है है हमें उनको अदालतों इंसाफ का, वहां पे मिल जाए। लेकिन एक जमात के साथ और एक फर्द के साथ ऐसा सुलूक क्यों? बिल्कुल, ये तो अब आपकी पार्टी को जरूर इस पे बात करना चाहिए, लेकिन सेंटर और जहां तक मेरी जमात का ताल्लुक है, अपने हर प्रोग्राम में, अपनी हर तकरीर में बिलावल साहब ने भी कहा है, हमने भी इसको रेज किया है। ठीक। अब हम अदालतों के खिलाफ खड़े होकर क्या जुलूस निकालें? अच्छा अब हम क्या करें? असेंबलियों के अंदर अदालतों के खिलाफ तकरीरें करें?
ये हम नहीं चाहते कि हम अदालतों को और इदारों को इस तरह ब्लेम करें, लेकिन जो खुली हकीकत है वो ये है कि शाह साहब का वो कौन सा गुनाह है जिसकी बदौलत आज उस शख्स को जमानत और उनका नहीं कसूर ये जरूर है ठीक। कि वो अगर होते तो अपोजिशन को इकट्ठा करके वो दूरियां ना होने देते, इसमें एक बड़ा रोल उनका होता। ये रोल लेकिन ये बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक है सूरत हाल। ये वलीद इकबाल अदालतें तो साहब, आप बेसिकली रियासती जबर से बचाने का एक जरिया होती है। अच्छा वलीद इकबाल साहब, ये एक जाहिर है कि कंसर्न है, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें और उनकी पॉलिटिक्स पिछले कुछ अरसे में, आपको भी कोई तब्दीली नजर आती है? वो ये कहते हैं कि अब हम पंजाब के अंदर भी सरप्राइज देंगे, और जाहिर है कि अगर सरप्राइज वहां पे देने की बात हुई, ये कायरा साहब से मैंने पूछना है क्या सरप्राइज होगा, लेकिन आप इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। अभी तक तो जी सरप्राइज इनको ही मिलता रहा है जी। मैं आपको अगर 2018 के इलेक्शन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलवा दूं, आपकी भी और आपके नाज़रीन की भी। और ये लाहौर और फैसलाबाद और रावलपिंडी और इस तरह के जो बड़े शहर हैं, खसूसन पंजाब के, छोटी सी पॉकेट उधर साउथ पंजाब की ले लें, उनकी एक 2-4 कुछ सीटें आ गई होंगी। यहाँ आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जाम्पल एक सीट है NA 131, जहां पे साद रफीक साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुकाबला हुआ, तो उन दोनों के 700-800 वोट का फर्क था, 85-85 हजार वोट लगभग उनके थे। और तीसरे नंबर पे 6,000 वोट लेके तहरीक लबैक पार्टी आई हुई थी, जो अब कलदम पार्टी है। और चौथे नंबर पर हार्डली कुछ 1800 या 2,000 वोट जो है इनके उम्मीदवार को मिले थे। लोग इनकी टिकटें वापस करते रहे हैं पंजाब के अंदर। और तब्दीली अगर ये समझते हैं कि एक नेशनल पार्टी इन्होंने बन के आना, अभी तो उन्होंने बलूचिस्तान में 2 कोई लीडर्स PMLN के उनकी तरफ आए हैं। मुझे इस वक्त तो कोई दूर दूर तक ये आपके सामने एम्पिरिकल एविडेंस है। मैंने कहा ना, थर्ड भी नहीं आए। PTI और PMLN के बाद PPP थर्ड भी नहीं आई, 4th 5th आती रही है। और मैं समझता हूँ 2-2 हजार 3-3 हजार वो तो कराची में आप भी आए, छठे PTI के नंबर वोट पे। इतने हुआ करते थे, छोटी पार्टी थी जब सर, वो तो छठे नंबर पे आपकी सीट थी, वहां भी PTI छठे नंबर पे आई, वावडा साहब की जो खाली हुई थी। वह जी उस इलेक्शन के रिजल्ट को हम तो मानते नहीं, हमने तो कहा हुआ है कि, और एवन PMLN वाले भी यही कहते हैं कि वहां जो है इनकी इंतजामिया ने वहां गड़बड़ की है। इस पे आप दोनों एक पेज पे हैं। PMLN और एक सीट PTI। तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर इनकी जनरल परफॉर्मेंस, एक किसी जिमनी इंतखाब को आप पूरे एक इंतखाबी अमल का जो है अभ्यास नहीं बना सकते। ठीक बात है। लेकिन मैं तो आपको एक जनरल इलेक्शन के पूरे सूबे के रिजल्ट्स बता रहा हूँ कि जहां थर्ड नहीं 4th, ये वो पार्टी जो कहते हैं नेशनल पार्टी है हम अब स्वीप करेंगे और लैंडस्लाइड करेंगे। मुझे तो लगता है सरप्राइजेस इनको ही अच्छा मिलते चले, रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक के surprises बाद नजर नहीं आते। सेंटर साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैंने ये कायरा साहब से जरूर पूछना है कि क्या सरप्राइज आप देंगे पंजाब के अंदर। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरप्राइज की बात हो रही थी, कायरा साहब क्या सरप्राइज देंगे? आपने सेंटर वलीद इकबाल साहब की बात सुनी और उन्होंने बताया भी, क्या सरप्राइज आप देंगे पंजाब में? पहली बात तो यह है कि सेनेटर वलीद साहब की बात पार्शली दुरुस्त है, क्योंकि कई सारी हमारी सीटें ऐसी हैं जहां पे ऐसी ही सूरत हाल थी। लेकिन सेनेटर वलीद साहब से यह भी गुजारिश है कि एक जमात जिसको 1977 से लेके आज तक तोड़ा जा रहा हो, और 2018 में भी उसी जमात के सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ के इनकी जमात में शामिल किया जाए, वहां यकीनन रियासती जबर के सामने जमातें कमजोर हो जाती हैं। और हर जमात के कुछ एरियाज कमजोर होते हैं। यकीनन लाहौर में हमारे लिए ये कमजोर पॉइंट्स थे, लेकिन हमारे इसी पंजाब में वो भी सीटें हैं जो हम लूज तो कर गए, लेकिन 50-50, 60,000 वोट भी लिए, 45,000 वोट भी लिए। हाँ, लम्हा फिक्रिया जरूरत है। और उसके लिए जरूरी क्या था कि जिस आसरे में लोग PTI की तरफ देखने गए, जो वादे PTI ने किए थे, जो सस्ती बिजली, सस्ता गैस, सस्ती तेल और नौकरियां, जो एहतसाब, जो अशियाए खुर्दोनोश, हर चीज, और मेरिटोक्रेसी के नारे थे, और इस मुल्क से करप्शन के खात्मे के नारे थे, ये नारे भी, लोगों का ये बुखार भी उतरना जरूरी था और हकायक सामने आने जरूरी थे कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक लोगों की जिंदगी में करप्शन की तादाद 3 गुना हो गई है। अच्छा, महंगाई जीने नहीं देती। तो अभी आज की अखबारों की रिपोर्टिंग सर, आप है इसी कि बिजली के हम बिल नैरेटिव बढ़ने की वाले बात हैं। करते हैं कायरा साहब, तो इसका जरूरी था कि ये बुखार उतरता। हाँ जी। और इंशाल्लाह ताला, और अगर आपको आज मैं बता ही दूं कि वो सरप्राइज क्या है, तो सरप्राइज तो नहीं रहेगा
लेकिन अगर पहले दिया है तो इस पे भी यकीन रखें, चंद दिन में इंशाल्लाह जल्द आपको वो सरप्राइज वो सरप्राइज आसफा भुट्टो की सूरत तो नहीं है कि वो और सेनेटर वलीद साहब का और इनकी जमात का इस घुमांड में रहना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ये पीपल्स पार्टी मुसद्दिक साहब नीवी नीवी होके अपनी जगह बना रही है। तो कोई कल आपकी कौन से आपका बयानिया कल जो है वो मुफाहमत वाला ज्यादा देखिए dominate करेगा? मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मेरे गुमान में है और जो मैं पार्टी से सुनता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी सियासत नहीं है। हम इसको कहते हैं रियल पॉलिटिक, हम इसको कहते हैं कि मिल जाओ मान लो, मिल जाओ मान लो, कर लो, आगे बढ़ो। ये अच्छी चीज है, जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये मिल जाना, मान लेना, ये सब आइन और वोट के तकद्दुस को बहाल करने के लिए होना चाहिए, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक तो फिर पार्टी आपका को मतबा नजर क्या है? किसी पावर पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं है, मतलब नहीं पॉलिटिक्स में जरूर होता देखिए तो पावर पॉलिटिक्स नहीं, कैसे? पावर पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ उस चीज की बात कर रहा हूँ ना। आप कहें कि मुझे आप जी एक सीट दे दें, कि जी आप ये ऐसे करें कि मुझे ये वाली हुकूमत छोटी दे दें, या ऐसा करें कि मुझे चेयरमैन बना दें और मैं एक बना देता तो हूं अब आप साथ। इनकलाब की बात नहीं, मैं करेंगे। अब यानी कोई जिन मुल्कों के अंदर वोट की इज्जत है और इलेक्शन चोरी नहीं, हम अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हर एक ने कहा है वो उस इलेक्शन की बात ना करे मेरे समेत, उसको छोड़ें जी, उधर तो धांधली की हुई। बात इसका है। मतलब किसी को भी सेंटर साहब, एतमाद नहीं। जी। तो मैं ये चाहता हूँ इनकलाब नहीं, जिन मुल्कों के अंदर आइन के तहत हुकूमतें चलती हैं वो इनकलाबी हैं, जहाँ पे वोट जो दे इनकलाबी हैं वही जरूर। जीतता नहीं, वो आईनी है। हाँ, वही तो ना, हम इसे इनकलाबी कह- आइन इनकलाब है कमाल ना, हो और गई, क्या है? हद हो गई है। वलीद यानी इकबाल जहाँ साहब। पे आइन को इनकलाब कहा जाए, सही कमाल है। सर, आइन इनकलाब नहीं चलिए है आप सर। जैसे कहें। आइन तो फिक्री इनकलाब है, नहीं, जिसकी वजह फिक्री से वो इनकलाब जब वजूद आ में जाता है तो हाँ। आइन वजूद में आता है, फिर आपको उसको लेकर चलना होता है एक तरीका सही। कार चले से और सलीके मैं से। बिल्कुल वलीद इकबाल साहब, अब आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब मजामत जो है तहरीक की सूरत पीडीएम कह रही है हम लेके आएंगे और पीपल्स पार्टी अपना रास्ता बना रही है। मैं जी आपको अल्लामा इकबाल का शेर है, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। इनकलाब मैं अर्ज करता हूँ, क्या हम पाकिस्तान के हालात में इनकलाब किस चीज को हम कहेंगे कि जहां पे जिस तरह से दीगर ममालिक में, अमेरिका में, इंग्लिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में बड़ी दो जमातें होती हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और खालिदा जिया और वो